नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। सर, ये पंजाब में क्या हो रहा है? मंगलवार को 3 घंटे के अंदर अमृतसर और जालंधर 2 जगहों पर आईडी ब्लास्ट, एक जगह पर आर्मी कैंप के बाहर, दूसरी जगह पर बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है सर, वहां पर इस तरह की हरकतें देश की सुरक्षा के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। जी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था पंजाब के डीजीपी मिस्टर गौरव का। बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये जो कल दोनों ब्लास्ट हुए, एक बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास हुआ है, वहाँ जो 2 व्हीलर जो था उसमें आईडी ब्लास्ट हुई है, और दूसरा आर्मी एरिया के पास हुआ है। ये दोनों 2-3 घंटे के वक्फे में हुआ है, और ये कल शाम को इसने पैनिक पूरे पंजाब में फैला दिया था। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये था कि ये एक आईएसआई मॉड्यूल था जो खालिस्तान टेररिज्म को रिवाइव करने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई का हैंडलर इसमें पाए गए हैं, जो इस मॉड्यूल को हैंडल कर रहे थे। तो उनका बड़ा स्पष्ट कहना था कि ये किस तरह से खालिस्तानी टेररिज्म को रिवाइव करने के लिए, ये पंजाब को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह की हरकतें आईएसआई करती रहती है। उनका आप जानती हैं K2 प्लान खालिस्तान के लिए हमेशा रहता है, और ख़ासकर उनको, अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले एक मॉड्यूल निकला था जो आर्मी एरिया में सीसीटीवी कैमरा से मूवमेंट मॉनिटर करते थे, और उसकी जो भी फीड थी वो आईएसआई को पाकिस्तान में भेजते थे। तो इस तरह की हरकतें ये करते रहते हैं, और ख़ासकर इनको जब से सेटबैक हुआ है, आपने देखा कुछ दिन पहले बयान आया कनाडा से। कनाडा की गवर्नमेंट ने, वहाँ की पुलिस, सेंट्रल पुलिस एजेंसी ने कहा है कि खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं वो कनाडा की सुरक्षा के लिए खतरा। मार्क कार्नी वहाँ आए हैं, नए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। जो ट्रूडो थे वो खालिस्तानी एलिमेंट्स को इनकरेज करते थे। अब वहाँ माहौल बदल गया है, नई हुकूमत आने के बाद वहाँ हालात बदल गए हैं। मार्कानी जो है वो बड़े ही मीन्स बिजनेस, तो उन्होंने इन पर सख्ती करना शुरू की है, और उस वजह से इनको सेटबैक इवन कनाडा में मिल रहा है। तो ये आईएसआई जो है कोशिश कर रही है कि पंजाब में हालात को, और जब से आप गवर्नमेंट आई है पंजाब में, तो उससे आप जानती हैं, आप पीछे एक स्कैंडल आया था, आप गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग खालिस्तानी टेररिस्ट से फंडिंग भी लेती है, जब इन्होंने इलेक्शन लड़ी थी। इस तरह की एलिगेशंस आई थी, कितनी सही है मैं नहीं उसकी गारंटी लेता, लेकिन यस, ये बातें ट्विटर पे, सोशल मीडिया में चल रही थी। तो ये बात स्पष्ट है कि पंजाब में जब से आप गवर्नमेंट आई है, इनको थोड़ा इनकरेजमेंट मिला है, जिसकी वजह से आईएसआई एक्टिवेट कर रही है ऐसे एलिमेंट्स को। यही कारण है, आप देख रहे हैं पंजाब में आए दिन वारदातें हो रही हैं, जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो हालांकि पंजाब पुलिस का मैं यहाँ जरूर मेंशन करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा योगदान है टेररिज्म कंट्रोल करने में, और उनको बहुत तजर्बा है जिस तरह से उन्होंने क्रश किया टेररिज्म को पंजाब में, खासकर रवेरो साहब की और गिल साहब की लीडरशिप में। बहुत वो एक मिसाल है देश में। तो पंजाब पुलिस सक्षम है, अगर वो एक्टिवेट रहेगी, और आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट वो इसको कंट्रोल कर लेंगे। और राज्य के जो गृह मंत्री भी हैं, सीएम, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि बीजेपी करवा रही है सर। तो आप सोचिए कि वो क्लीन चिट पाकिस्तान को दे रहे हैं, क्लीन चिट आईएसआई को दे रहे हैं, जबकि उनके डीजीपी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का क्या धरा है। यही सीरियस बात है कि एक चीफ मिनिस्टर जो हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, और पंजाब जैसी संवेदनशील स्टेट का, जो एक बॉर्डर स्टेट है, उसका चीफ मिनिस्टर अगर इतना कैजुअली अगर आप बोल देते हैं कि ये बीजेपी करा रही है, तो आप इसका मतलब क्लीन चिट दे रहे हो पाकिस्तान को। तो इसी तरह की हरकतें, अगर आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर में भी जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज थी वो कई बार इस तरह के बयानबाजी करते थे, जिससे टेररिज्म को एनकरेजमेंट मिलती है। मेरा ये मानना है कि जो प्रोफेशनल एजेंसी है, जो वहाँ के डीजीपी हैं, जो वहाँ की पुलिस है,
या हमारी कोई सेंट्रल एजेंसी एनआईए बोलती है तो हमें उसको मानना चाहिए, सही वही होता है, क्योंकि वो तथ्यों के आधार पर कहा जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता। उसके कोई सबूत रहे होंगे। डीजीपी पंजाब इस तरह से नहीं बोलेंगे अनलेस उनके पास एविडेंस होगी। तो इस तरह से ट्रिवियल बनाना इन चीज़ों को, और अपने ये जानते हुए कि पाकिस्तान की आईएसआई इस तरह की साजिश करता है, तो उसको आप क्लीन चिट दे रहे हो। जिस तरह आए दिन आप कांग्रेस के बयान सुनते हो, आप जानती हैं, आपके दर्शक जानते हैं, कई सालों से कांग्रेस के बड़े बड़े सीनियर लीडर्स जो हैं वो इस तरह के बयान देते थे जिससे पाकिस्तान को क्लीन चिट मिलती थी, और वो फिर यही बयान कोट करते थे अपनी असेंबली में, अपनी पार्लियामेंट में। तो आप देख रहे हैं कुछ दिन बाद में यही चीफ मिनिस्टर का बयान जो है पंजाब का, वहाँ की नेशनल असेंबली में ये एक दिन कोई पाकिस्तान वाला कोट करेगा, तो वो कहेंगे कि हमारा तो कोई हाथ नहीं है इसमें, और वो क्लीन चिट मिलती है उनको। जी, लेकिन सर, पाकिस्तान का गैंगस्टर है शहजाद भट्टी, उसने तो खुद जिम्मेदारी ले ली। उसने तो खुद कहा कि दबा के मैंने करवाया, तो अब किस मुंह से बोलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान? उन्होंने तो किसी भी जांच एजेंसी के बोलने से पहले ही बोल दिया कि तो बीजेपी ने करवाया। सर, अब शहजाद भट्टी के क्लेम के बाद क्या कहेंगे वो? कुछ भी नहीं कह सकते। वो ही इज बेसिकली पॉलिटिसाइजिंग एन इशू, क्योंकि इनको सेटबैक हुआ है पीछे। कुछ इनके मेंबर पार्लियामेंट जो है 7 या कितना नंबर था, वो इनको छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं, तो उसको बेसिकली पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। ये मैं इसीलिए कह रहा था, जो डीजीपी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सबूतों के आधार पर की होगी, और ये जो उन्होंने जब बोला है, ये जब उन्होंने सस्पेक्ट्स 2 उठाए हैं, इन्होंने सारा कुछ रिवील किया होगा कि किसके इशारे पे किया, कैसे किया, सामान कहाँ से आया, किस तरह से आईडी बनाई गई, किसने वो आईडी बनाई, कहाँ से आई, उसका मटेरियल कहाँ से आया, और किसके कहने पर पाकिस्तान से कौन इनको हैंडल कर रहा है, हैंडलर कौन है। तो उन्होंने इनफैक्ट बड़ा स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान आईएसआई के हैंडलर इसको उनकी डायरेक्शन पे ही। सर, हाल ही में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अमृतपाल जो पिछले 2 साल से डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, उस पर एनएसए लगा था। अभी पंजाब की सरकार ने उसके ऊपर से एनएसए भी हटा लिया। सर, जो पहले एंटी नेशनल था सर, क्या वो सांसद बनने के बाद, लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया? उसके ऊपर से एनएसए क्यों हटाया इन लोगों ने? यही ट्रेजेडी इस हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की, कि आप ऐसे लोगों को इलेक्ट करवाते हो। आप चाहे वो इंजीनियर रशीद हो कश्मीर का, कुपवाड़ा नॉर्थ कश्मीर का, या अमृतपाल सिंह पंजाब का, जिनको यूएपीए लगा हुआ हो, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट उनको लगा हुआ है, और इतने सीरियस चार्जेस हैं, इनके एक्शन से देश की सुरक्षा को खतरा है। ऐसे लोगों को हमारे यहाँ सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम में आप मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट करवाकर उनको स्पेशल लीव दी जाती है। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, इंजीनियर रशीद को शायद कुछ दिनों के लिए बेल दी गई है कि अपने जाके अपने बाप को मिल के आ जाओ। तो ये इस तरह का दिस एक्चुअली मेक्स मॉकरी ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी। एक जो प्ली ली जाती है कि जब तक कन्विक्ट नहीं हो तब तक आप किसी को बार नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है वो होना चाहिए पॉलिटिकल केसेस के लिए, नॉर्मल केसेस के लिए, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा, लेकिन जहाँ सीरियस चार्जेस, आप देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करते हैं, टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, आप मर्डर और रेप में इन्वॉल्व हैं, ऐसे केसेस में, या आपने कहीं बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व है, ऐसे केसेस में इवन कन्विक्शन का वेट नहीं करना चाहिए। इवन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट शुड बी एनफ। तो मेरा ये मानना है इन लोगों को बार करना चाहिए। वो जेल में लड़के, अभी कुछ दिन पहले मैं किसी हाई कोर्ट का, शायद मद्रास हाई कोर्ट या किस हाई कोर्ट ने, मैंने उस पर ट्वीट भी किया, उसने कहा कि जेल से वोट नहीं डाल सकते। तो मैंने उसी हाई कोर्ट के आर्डर पर, जो ट्विटर पे चल रहा था, मैंने लिखा मीलाड, आप
ये कह रहे हैं कि जेल से वोट नहीं दे सकते, लेकिन जेल से मेंबर पार्लियामेंट बन सकते। बिल्कुल। व्हाट ए मॉकरी ऑफ जस्टिस। मतलब मैं अगर कैदी हूं, मैं वोट नहीं डाल सकता। दिस वाज द जजमेंट ऑफ सम हाई कोर्ट। लेकिन एक अक्यूज्ड जिनकी क्लासिकल केस जो है, वो मैंने जिन दोनों का नाम लिया, इंजीनियर रशीद जो नॉर्थ कश्मीर से लड़ा, और उसके खिलाफ यूएपीए का केस लगा हुआ है, और उसके खिलाफ ये इसी तरह के चार्जेस हैं जो देश की सुरक्षा को, और अमृतपाल सिंह, ये दोनों जेल से लड़े और इनको जिताया लोगों ने। कितनी बड़ी विडंबना है ये। क्या इसके बारे में एक सीरियस डिस्कशन नहीं होनी चाहिए पार्लियामेंट में या सुप्रीम कोर्ट में कि ये अब अमृतपाल सिंह और इंजीनियर रशीद जैसे लोग डिसाइड करेंगे कि इस देश को किस तरह का कानून चाहिए, इस देश को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, आपका और हमारा भविष्य वो डिसाइड करेंगे। यहाँ के 140 करोड़ लोगों का भविष्य पार्लियामेंट और यही लोग डिसाइड करते हैं, यही कानून बनाते हैं, यही पॉलिसी डिसाइड करते हैं। तो मतलब दे विल डिटरमिन आवर डेस्टिनी, इस देश की डेस्टिनी। ऐसे लोग जो ऐसे हीनियस केसेस में जो देश के लिए खुद सुरक्षा के लिए खतरा है। सर ये अमृतपाल जो है, अब आप सोचिए कि ये तो सीधा सीधा वो वारिस पंजाब दे संगठन से जुड़ा हुआ है। उसी संगठन का नाम हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों में भी आया है, और उसके ऊपर से एनएसए हट गया। जिस तरह से खालिस्तानियों को शय मिल रही है पंजाब में सर, वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कनेक्शन खालिस्तानियों के साथ दिखाता है। क्योंकि खुद गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो बनाकर कहा था, $16 बिलियन हमने आम आदमी पार्टी को 2022 चुनाव में दिए थे। तो अब चुनाव कैसे सिर पर है सर? तो क्या पता फिर से कोई सांठ-गांठ हो गई हो इनकी खालिस्तानियों के साथ, तभी उसके ऊपर से एनएसए भी हटा लिया और अचानक से इतना सब कुछ हो रहा है, और दोष किस पर लगाया जा रहा है? बीजेपी पर। देखिए, पब्लिक इंप्रेशन बिल्कुल क्लियर है कि आम आदमी पार्टी की सिंपैथीज हैं टुवर्ड्स खालिस्तानी एलिमेंट्स। जो पन्नू का स्टेटमेंट आप कोट कर रहे हैं, हम सब ने देखा कि इतने बिलियन डॉलर्स हमने आपको दिए, तो अब आपकी गवर्नमेंट है, तो वो पीएसए क्यों नहीं हटाएंगे? आप देखिए, क्योंकि उसको अगर पन्नू ने इतने बिलियन डॉलर्स इनको दिए इलेक्शन लड़ने के लिए, वही पन्नू अगर केजरीवाल या भगवत मान को कहे, किसी के थ्रू मैसेज भेजेगा, तो वो क्यों नहीं करेंगे? तो ये मैं आम आदमी की धारणा बता रहा हूँ। हर इंसान यहाँ इस देश में या पंजाब में या हमारे कंट्री में ये फील करता है। कितना सही है ये एजेंसीज को देखना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए। लेकिन आम आदमी इस देश में फील करता है कि जो आम आदमी पार्टी है उसकी सिंपैथीज जो हैं वो ऐसे सेपरेटिस्ट एलिमेंट जो है, खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, जो देश के लिए एक सुरक्षा का चैलेंज है, उन लोगों के लिए ये एक सिंपैथी रखते हैं। इसलिए आई एम नॉट सरप्राइज कि अमृतपाल सिंह का जो एनएसए है उसको इन्होंने कैंसिल किया और उसको रिहा कर दिया। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं जो इसीलिए भगवंत मान जी का स्टेटमेंट आप सुनिए, ये क्या दिखाता है। मतलब एक सीरियस आपके लिए चैलेंज है सिक्योरिटी का, सुरक्षा का पंजाब के लिए, और आप उसको इतना ट्रिवियल बना देते हैं। और उसी स्टेटमेंट को आप भगवंत मान जी का ये स्टेटमेंट पाकिस्तान हर जगह कोट करेगा कि हाँ देखिए, हमारा तो पंजाब में कोई हाथ नहीं। वहाँ का चीफ मिनिस्टर कह रहा है, बीजेपी मोदी करवा रहा है, तो हो गया। जिस तरह कांग्रेस के लीडरों का जो मध्य प्रदेश के वो है क्या नाम, डिग्गी राजा, वो आए दिन उल्टे सीधे बयान देते थे, तो उसको वो कोट करते हैं। राहुल गांधी बोलते कोट करते हैं पंजाब पाकिस्तान में। तो यही चीज़ भगवंत मान के स्टेटमेंट का भी वो हवाला देंगे, और खुल के आईएसआई जो है वो पंजाब टेररिज्म को सपोर्ट करेगी, और आप और आम आदमी इसमें सफर करेंगे। जी सर, जिस हालत में पंजाब के सीएम विधानसभा पहुंचे थे, पूरी दुनिया ने देखा क्या अनाप शनाप बोल रहे थे। वो गृह मंत्री भी हैं पंजाब के सर, पंजाब पुलिस उनके अंडर आती है, उनसे तो तमाम तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए कि ये जो बारूद आ रहा है, ये जो आईडी आ रही है, ये जो आरडीएक्स मिला, ये आ कहां से रहा है, ये पंजाब के अंदर कौन लेकर आ रहा है।
अगर बॉर्डर पर कहीं ड्रोन से पाकिस्तान से आ रहे तो भी तो कटघरे में खड़े तो भगवंत मान होते हैं ना, उनसे तो पूछा जाना बिल्कुल, चाहिए। अपनी नाकामियों को बिल्कुल। छिपाने के लिए वो यही सब आरोप लगाते हैं। नहीं, he should be answerable to people. He should be answerable to the opposition. ये भगवंत मान की फेलियर है अगर इस तरह का पाकिस्तान से आईडीज आ रही हैं और वो इस्तेमाल हो रही हैं, तो ये जो है उस लेकिन जो आप कह रही हैं मैं समझ गया, जो असेंबली में हुआ और कितना मैंने भी वो सेशन देखा था, किस तरह से वो बोल रहे थे, दूर से दिखता था कि दारू पिए हुए। एक आम आदमी महसूस कर लेता है कि ही इज ड्रंक, जिस तरह से वो जवाब दे रहे थे। नॉर्मली उनके बारे में ऑलरेडी कहा जाता है कि ये ड्रंकर्ड हालत में असेंबली में आते हैं, तो फिर कितना सीरियसली आप अपना काम ले रहे हो अगर आप दारू पीकर पंजाब की असेंबली और जो आप देश की सुरक्षा को हैंडल कर रहे हो, आप पंजाब की सुरक्षा को हैंडल कर रहे हो, पंजाब पुलिस को देख रहे हो, तो आप कितना सीरियसली अपने काम को ले रहे हो। मुझे लगता है ये पंजाब के लोगों को देखना चाहिए ताकि इस तरह की गलती दोबारा ना करें। सर बहुत ही संवेदनशील मामला है, चाक चौबंद बंदोबस्त वहां पर होने चाहिए, वहां पर इस तरह की किसी चूक की गुंजाइश ही नहीं है। आप देखिए कि आज हमारे ऑपरेशन सिंदूर की पहली सालगिरह है। 1 साल पहले हमने किस तरह से 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, और उस सालगिरह से 1 दिन पहले जालंधर और अमृतसर में 2-2 धमाके होते हैं और शहजाद भट्टी पाकिस्तान का गैंगस्टर जिम्मेदारी लेता है। तो सर कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन हुआ ना इन दोनों बातों का। बिल्कुल है कनेक्शन, और ये पंजाब के डीजीपी भी कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी जो है वो 7 तारीख को आज है, और उसके 1 या 2 दिन पहले इस तरह का हादसा होना, ये लगता है कि ये पाकिस्तान आईएसआई उसी की एनिवर्सरी की वजह से ये कर रहा है। तो ये इसीलिए हाई अलर्ट सारे पंजाब में और इवन जम्मू कश्मीर में अलर्ट किया गया है सभी सुरक्षा एजेंसियों को। तो ऑपरेशन सिंदूर का आज जो है पूरा 1 साल कंप्लीट होता है। अगर आपको याद होगा किस तरह से 7 तारीख इसी दिन पिछले साल भारत ने पहलगाम के अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और 9 टेरर कैंप्स जो थे पाकिस्तान के उनको उड़ाया था, जिसमें मुरीद के और बहावलपुर जैसे बड़े बड़े जो टेरर कैंप्स थे, जो हेडक्वार्टर्स थे लश्कर के और जैश के, उनको उड़ाया था। तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ अंदर घुसकर मारने वाली जो बात थी वो हुई थी, क्योंकि डीप इनसाइड 100 किलोमीटर्स इनसाइड पंजाब में जो पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत वहाँ तक आके इनको हिट कर सकता है, और बिना किसी ज़्यादा कोलेटरल डैमेज के सिर्फ टेरर कैंप्स को टारगेट किया गया था। लेकिन पाकिस्तान की करतूत देखिए, उसने भारत में तो ऐसे टेरर कैंप्स नहीं हैं, उसने अगले दिन हमारे सिविलियन एरियाज़ पे और आर्मी इंस्टॉलेशन पर अटैक किया, जिसका फिर भारत ने नेक्स्ट डे 9 तारीख को जवाब दिया और उनके 11 जो एयर बेसिस थे उनको ब्रह्मोस से उड़ा दिया था। और ब्रह्मोस का तोड़ नहीं है, पाकिस्तान घुटने पे आ गया था और रोते रोते भागते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पांव पकड़ने लगा कि हमें भारत से बचाइए। तो ये पाकिस्तान की हालत है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं जो वॉर्स को मॉनिटर करते हैं, ये उनका बयान है कि भारत ने टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी, प्रिसीजन अटैक और ये सारी टेक्नोलॉजी जो है ये आत्मनिर्भर भारत में जो प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर साहब का है उसके तहत यहाँ बनाई गई है। मैक्सिमम टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई है, ये ज़्यादातर 65% जो है वो भारत में डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ बनते हैं। सर और याद रखना चाहिए पाकिस्तान को कि ऑपरेशन सिंधु रुका नहीं है। ये जो हरकतें कर रहा है, वो पंजाब में जो हुज्जतें कर रहा है, आईडी ब्लास्ट करवा रहा है, ऊटपटांग हरकतें कर रहा है, इसका खामियाजा उसको बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वैसे भी वो डरा हुआ है कि ये जो 7 तारीख आ जाए, इसके बाद कभी भी ऑपरेशन सिंधु 2.0 भी हो सकता है। जो जी ये डर अच्छा है,
पाकिस्तान को डरना ही चाहिए। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर, टेरर एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर, उन्होंने बड़ा स्पष्ट जो इंडस वाटर ट्रेटी को अवेंस में रखा, मैं समझता हूँ वो ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा बड़ा प्रहार है, क्योंकि उसका इफेक्ट बहुत समय तक और बहुत लाखों लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि पानी नहीं है, आगे गर्मी आ रही है, तो आप उसका किस तरह, पानी के बगैर, पानी ही जीवन है, उसके बगैर आपकी कोई जिंदगी नहीं है, और पानी नहीं है तो खाना भी नहीं मिलेगा, फसल नहीं होगी, पावर नहीं जनरेट होगी। तो पाकिस्तान आज जो सफ़र कर रहा है, मैं इनफैक्ट आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को कि ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि आप टेररिज्म नहीं छोड़ सकते। भारत के प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ ये कहा ना कि पानी आपको मिल जाएगा, आप यू स्टॉप टेरर, टेक वाटर, स्टॉप ब्लडशेड, टेक वाटर। तो आप टेररिज्म बंद करने की जो मानसिकता है ये कहाँ से आती है? नफरत से। तो आप नफरत से बने हुए देश हो, तो आप टेररिज्म बंद करोगे, खून बहाना बंद करोगे, हम पानी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये दुनिया को देखना चाहिए कि पाकिस्तान इस सब के बावजूद जो टेररिज्म है, इसका मतलब है उसकी अंदर ये जो नियति है कि भारत के खिलाफ जिहाद करना, नफरत फैलाना, और इस नफरत की वजह से यहाँ टेररिज्म करना और ब्लडशेड करना, ये उनकी पॉलिसी है। इसीलिए आए दिन आप डिफरेंट टेरर मॉड्यूल्स अनअर्थ करते हो। ये पॉलिसी जब तक रहेगी, आपको पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। आप पानी के लिए भी तरसोगे और खाने के लिए भी तरसोगे। बिल्कुल सर, ये जो आतंकवाद फैलाते हो भारत में, उसी का खामियाजा ही पाकिस्तान भुगत रहा है। और अभी जो हरकतें उन्होंने पंजाब में की हैं, उनका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। और ये तो पाकिस्तान की आवाम को सोचना है, तो उन हुक्मरानों का उनको क्या बंदोबस्त करना चाहिए, कैसे इलाज करना चाहिए, ये सब कुछ तो पाकिस्तान के आवाम के हाथ में। लेकिन फिलहाल सर देखते हैं कि पंजाब में जो ये हमले हुए आतंकवादी, इनमें और किन किन का नाम शामिल होता है, क्योंकि सर ये जो भी स्लीपर सेल हैं, ये बिना राजनीतिक संरक्षण के पनप नहीं सकते। कहीं ना कहीं से इनको जरूर कोई ना कोई शय मिली हुई है, जिसकी वजह से अचानक से बम फेंक के भाग गए। वो कहाँ गए, कहाँ से हथियार आए, कैसे उनको ये आईडी ब्लास्ट करने का सारा सामान मिला, ये सारे ऐसे सवाल है जिनके जवाब पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को ही देने पड़ेंगे। जांच एजेंसियां जब जांच को आगे बढ़ाएंगी, एनआईए जांच को आगे बढ़ा रही है, तो उनकी रडार पर पंजाब के बहुत सारे नेता भी आने वाले हैं। सर आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।